सर्वेइंग के 4th यूनिट में आप लोगों को जो पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है लेवलिंग। लेवलिंग क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसके बाद इस पर फर्दर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़िए। लेवलिंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन और बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज लेवलिंग। देखिए, लेवलिंग एक ऐसा आर्ट है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी पॉइंट का एलिवेशन पता करते हैं किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। सपोज करिए एक पॉइंट है यहाँ पर, बी पॉइंट है यहाँ पे, तो ए से बी कितने दूरी पर है हाइट के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस। लीनियर मेजरमेंट का बात नहीं करें, अब वर्टिकल प्लेन में सारा बात हो रहा है। लीनियर मेजरमेंट जैसे हम लोग करते थे कि ए से बी कितना डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर है, चेन से हम लोग चेनिंग करके मेजर करते थे। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ए था, बी का रिलेटिव डिस्टेंस निकाल रहे थे किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ लीनियर मेजरमेंट का बात हो रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारा बात हो रहा था। ठीक है, लीनियरली हम लोग मेजर करें। लेकिन अब वर्टिकली बात करें, वर्टिकल प्लेन में सारा मेजरमेंट होगा कि बी पॉइंट जो है ए से कितनी दूरी पर है। तो इस हाइट का बहुत सारा यूज़ है, आप जितना यूज सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उतना यूज़ हो सकता है। जैसे ए से बी हम लोग को रास्ता बनाना है तो पहले पता होना चाहिए कि बी कितने हाइट पर है। उसी के हिसाब से जैसे कि छोटा सा कोई आप पहाड़ पे इस तरह से आपको स्टेयर फिट करना है, स्टेयर फिट करना है। छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, जितना सोच सकते हैं उतना कम पड़ जाएगा लेवलिंग का एप्लीकेशन। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करिए एक पहाड़ पे आपको मंदिर, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ से आपको स्टेयर बनाना है इस पहाड़ के लिए। ठीक है, तो आपको जब तक हाइट नहीं पता होगा ए से दूरी, तब तक आप नंबर ऑफ राइजर नहीं फिक्स कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग ड्राइंग में ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल का हाइट 600 mm है, तब तो आप पता कर सकते हैं कि 200 का अगर एक राइजर देंगे तो 3 नंबर ऑफ राइजर लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 नंबर ऑफ राइजर लग जाएगा, तब जाके 600 हाइट जो है वो कवर हो पाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हाइट ए पॉइंट से बी पॉइंट का टोटल हाइट हेल्प किया नंबर ऑफ राइज और नंबर ऑफ स्टेप को डिसाइड करने में। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जैसे बी पे मंदिर बनाना है तो ये कितना हाइट है, कितना मीटर ये दूरी है, या कितना किलोमीटर ये हाइट है, उसके हिसाब से आपको जैसे कि नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ कितना ये राइजर का वैल्यू होगा, एक राइजर का, ये भी आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। एक छोटा सा एप्लीकेशन है लेवलिंग का। इस तरह से नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेवलिंग, क्या क्या उद्देश्य है लेवलिंग का, क्या क्या। पहला पॉइंट है टू फाइंड आउट द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट। जैसे दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, उसको पता करना। दूसरा है टू लोकेट द पॉइंट्स ऑफ गिवन एलिवेशन ऑन और अबव द रेफरेंस पॉइंट और डेटम। और इसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो सकता है कि जैसे कोई पॉइंट पहले से फिक्स कर दिए हैं कि जैसे कि ए से बी हम लोग को प्लान किए हैं कि बी जो फिक्स करना है इतने मीटर पे फिट करना है। ठीक है, पहले से ग्राउंड पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग प्लान किए हैं कि जो बी का दूरी होना चाहिए, वर्टिकल दूरी होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए। तो हम लोग कहाँ पे बी का वर्टिकल दूरी इतना होने के लिए किस पॉइंट पर जाना पड़ेगा, इसको सर्च करना पड़ेगा, यानी रिवर्स प्रोसेस है। पहले ये दोनों पॉइंट फिक्स था, तब वर्टिकल डिस्टेंस निकाले। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्टिकल डिस्टेंस पहले से फिक्स कर लिए हैं कि ए से बी जो है इतना होना चाहिए। अब इस इतना होने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा, चाहे इस पॉइंट को कहाँ पर खोजना पड़ेगा ग्राउंड पे। ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस हो गया। उसके बाद आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा जैसे यूजेस ऑफ लेवलिंग, क्या क्या यूज हो सकता है। पहला यूज है टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप। कंटूर मैप जो आप लोग देखते होंगे, किसी भी मूवी सब में देखे होंगे, जो मिलिट्री मैन के पास रहता है कि किसी भी ज्योग्राफिकल मैप रहता है एक, जहाँ पे पता पड़ पाता है कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे डिप्रेशन है, कहाँ पे वर्टिकल क्लिफ है। इस तरह का जैसे उसके पास मैप है, इस मैप में बहुत सारा इस तरह का लाइंस वगैरह देखते होंगे, पढ़ता रहता है मिलिट्री आर्मी वाला लोग। ठीक है, तो इससे वो पता कर पाता है कि कैसा फीचर्स है इस पर्टिकुलर एरिया का। जैसे ये POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो जैसे कोई स्ट्रैटेजी बनाना है, कहीं से पे सर्जिकल स्ट्राइक करना है, तो आपको रास्ता पहले से डिसाइड करना होगा किस होके जाएंगे, ताकि हम लोग को कोई ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं मिले, बहुत ज़्यादा खड़ा चोटी नहीं मिल जाए। तो अगर पर्टिकुलर एरिया का आपके पास कंटूर मैप अवेलेबल है तो आप रूट डिसाइड कर सकते हैं किस होके जाएंगे तो हम सेफली पहुंच जाएंगे,
या फिर कोई भी स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं कंटूर मैप के थ्रू। कंटूर मैप तभी बन पाएगा जब इस पर्टिकुलर एरिया का लेवलिंग कर पाएंगे, ऑटो लेवल मशीन लेके सभी जगहों का एलिवेशन पता कर पाएंगे। ये पॉइंट इतने दूरी पे है, ये पॉइंट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है कंटूर मैप बनाना, ठीक है। अलग अलग पॉइंट का वर्टिकल अगर दूरी पता है कि ये कितने दूरी पर है, ये पॉइंट कितने दूरी पर है, तो एक दूरी को, जैसे कंटूर लाइन क्या है, बेसिक सा हम ये देते हैं डेफिनेशन क्या है उसका, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस द इक्वल एलिवेशन, ठीक है। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो इक्वल एलिवेशन, जितना पॉइंट सेम एलिवेशन का है, उसको ज्वाइन करता है। जैसे कि ये जो हाइट है, एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब कि जैसे कि ये 0 रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट का दूरी जैसे कि 50 मीटर है, तो ये एलिवेशन हो गया 50 मीटर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 50 मीटर वाला पॉइंट मिलेगा, अगर उसको इमेजिन करिए कि मिला दें हम लोग, जैसे ये 50 मीटर, ये पॉइंट, जैसे ये लाइन है कंटूर लाइन, इस सभी जगहों पर 50-50 मीटर वाला लाइन होगा, और इसको मिला दें तो ये 50 मीटर वाला कंटूर लाइन हो गया, ठीक है। जैसे कि ये लाइन है 49 मीटर वाला, तो इस पॉइंट पर कहीं भी जाएंगे तो 49 मीटर ही हाइट मिलेगा। तो इस तरह से कंटूर मैप को पढ़ा जा सकता है। जैसे ये 49 है, ये 50 है, तो आपको जाहिर हो रहा होगा कि आगे साइड थोड़ा सा पहाड़ है, ठीक है। जैसे 49 रहता, ये 40 रहता, तो पता चलता है कि आगे साइड थोड़ा डिप्रेशन है, तालाब है या कुछ घाटी है, ठीक है। तो कंटूर मैप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एरिया का ज्योग्राफिकल कंडीशन पता कर सकते हैं, फीचर्स पता कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हैं कि कैसा उस जगह का लोकेशन है, और हम लोग को बहुत सारे प्लानिंग करने में हेल्प करता है कंटूर मैप। तो कंटूर मैप तभी प्लॉट कर पाएंगे जब लेवलिंग का नॉलेज होगा, और लेवलिंग का ही एप्लीकेशन है एक तरह से प्लॉटिंग ऑफ कंटूर मैप। उसके बाद दूसरा क्या है, टू डिटरमाइन द एल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब क्या, हाइट पता करना, कितना हाइट पर, जैसे कि किसी भी आप हिल स्टेशन पे जाते होंगे तो 8000 फीट पर है, ठीक है। जैसे कि आप मानसरोवर जा रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई धाम जा रहे हैं जो थोड़ा हिल स्टेशन पे है, केदारनाथ जा रहे हैं, तो कितने हाइट पर है, समुद्र तल से हमेशा लिखा रहता है। चाहे आप छोटा सा एग्जांपल ले, रेलवे स्टेशन, ठीक है। रेलवे स्टेशन में एक बोर्ड लगा रहता है, इस तरह का बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड पे स्टेशन का नाम जैसे रहता है, कुछ भी, सपोज पटना इस तरह से रहता है, नीचे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे 50.54 इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन किसका है, लेवलिंग का, ठीक है। मीन सी लेवल, MSL से हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, इस तरह से इंग्लिश में अगर लिखा रहेगा तो हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल या समुद्र तल से ऊंचाई, इस तरह से रहता है। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। किसी भी जगह पर मैक्सिमम, जैसे कि कोई भी वर्क कर रहे हैं, रेलवे का कोई पटरी बिछाना, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत पैसा भी खर्च होता है सरकार का, इसलिए वो इफ़ेक्टिव हो, थोड़ा दिन के बाद ही फ्लॉप ना हो जाए, इसलिए बहुत चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि कहीं भी हम लोग रोड बना दिए, आज रोड बनाए गर्मी के दिनों में, पता चला बरसात के दिनों में वो डूब गया, वहाँ पे बाढ़ आता है, तो प्रीवियस हम लोग डाटा का एनालिसिस नहीं किए, वाटर टेबल का एनालिसिस नहीं किए, मैक्सिमम फ्लड लेवल का एनालिसिस नहीं किए, और रोड कंस्ट्रक्ट कर दिए, ठीक है। तो हम लोग को अगर किसी भी, सपोज करिए कोई डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उससे मदद लिए, पता किए कि यहाँ पे जो बारिश का पानी आता है मैक्सिमम कितना वाटर लेवल जाता है, हाइट क्या रहता है फ्लड लेवल का, ठीक है, या पिछले 30 साल 50 साल में कितना मैक्सिमम वाटर गया है, अगर उसके पास डाटा अवेलेबल होगा कि 30 मीटर तक हाइट जाता है, मीन सी लेवल से इतना हाइट तक पानी जाता है, ठीक है, वो डाटा रिकॉर्ड करता है। वो डिपार्टमेंट ही इसलिए है, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन है, इरिगेशन, वो डिपार्टमेंट ही इसलिए है, वो डाटा मॉनिटर करता है वाटर लेवल का, किसी भी नदी का, बरसात का पानी का, अलग अलग जगहों पर। तो वो डाटा का हमको पता है कि मैक्सिमम, जैसे कि पटना सिटी 2010 में इतना मीटर का पानी आया था मैक्सिमम, ठीक है, या 1980 में इतना डूबा था जब पूरा पटना, तो इतना वाटर लेवल रहा था। तो मैक्सिमम फ्लड लेवल आपको पता है, वार्निंग लेवल पता है, डेंजर लेवल पता है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रोजेक्ट को आप वर्क इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प क्या मिला कि जैसे कि वाटर लेवल यहाँ तक आता है, कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो इससे थोड़ा हाइट पे करेंगे, ताकि एक्सट्रीम वर्स्ट कंडीशन में भी मेरा जो रोड है, फॉर द एग्जांपल रोड, चाहे रेलवेज, डूबे नहीं, सर्विसेबल रहे, वर्किंग कंडीशन में रहे।
ठीक है। तो ये कब पता चल पाया? जब आप लेवलिंग करके इन सभी चीज़ों का डाटा का एनालिसिस किए और लेवलिंग करके अपना रोड कंस्ट्रक्शन का रोड फॉर्मेशन लेवल जो है उसका हाइट आप फिक्स कर पाएँ कि 30 मीटर तक पानी आता है तो 50 मीटर पे हम लोग रोड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे समुद्र तल से जो उस एरिया का लोकेशन होगा उस पर जैसे कि 40 मीटर तक पानी आता होगा तो 50.54 पे पटरी का लेवल होगा। ठीक है, ये पटरी का लेवल रहता है, जिस लेवल पे पटरी बिछाया होता है उसी को रेल बोला जाता है। ठीक है, रेल बेसिकली इंजन नहीं है, डिब्बा नहीं है, वो पटरी का नाम है। इस तरह से ये जो बना हुआ है इसी को हम लोग रेल बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें भी रेलवे भी पढ़ना है। इस तरह से ये स्लीपर्स होता है नीचे जिस पे ये रेल्स लगा हुआ रहता है, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट होता है, फिश प्लेट होता है, स्लीपर्स होता है, बोल्ट होता है। तो ये पर्टिकुलर जो आइटम है इसी को क्या बोला जाता है? रेल। और इसका ये लेवल, ये जो लेवल है इसी का ये हाइट रहता है, रेफरेंस पॉइंट कहाँ से? मीन सी लेवल से, समुद्र तल से इस पटरी का ये लेवल कितने ऊंचाई पर है। इसका एप्लीकेशन आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या एप्लीकेशन होगा। ठीक है, और भी पॉइंट देखते हैं जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टू डिटरमाइन द एल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट पॉइंट। इस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है टू प्रिपेयर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल रोड, रेलवेज, कैनाल एटसेट्रा। अब जैसे देखिए कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन होता है या कैनाल कंस्ट्रक्शन होता है या फिर रेलवे के लिए आप पेमेंट बनाते हैं तो आपको जैसे कि ये पटना से ये समस्तीपुर का कोई एरिया है, इसका आपको ग्राउंड, एग्जिस्टिंग ग्राउंड कैसा है अभी, जैसे रोड बनना है, जैसे रोड फॉर्मेशन लेवल यहाँ से जाना है तो रोड बनेगा तब फ्लैट होगा, अभी तो अंडुलेटेड होगा, उबड़ खाबड़ होगा। तो अभी का स्थिति क्या है ये पता करके आइए। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सेल में, ये कब पता चल पाता है? किसी पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट किए 20-20 मीटर के चेनेज पे या 30-30 मीटर के चेनेज पे अभी का ग्राउंड लेवल कैसा है, क्या उसका RL है रेफरेंस मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में, या किसी परमानेंट बेंच मार्कर। अभी बहुत सारा पॉइंट आ रहा है जैसे मीन सी लेवल, रेफरेंस पॉइंट, बेंचमार्क, ये सब जो पॉइंट है ये फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी समझिए किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हर एक, जैसे जीरो चेनेज है, 20 मीटर पे पहला चेनेज, 40 मीटर पे दूसरा चेनेज, 60 मीटर पे तीसरा चेनेज, 80 मीटर पे चौथा चेनेज, हर एक चेनेज का किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में RL क्या है यानी एलिवेशन क्या है। अगर ये आपको पता है कि यहाँ का एलिवेशन जैसे 50.5 है, यहाँ का 51.2 है, यहाँ का 50.4 है, यहाँ का 49.3 है, इस तरह से आपको अगर रेफरेंस पॉइंट से, किसी रेफरेंस पॉइंट से हर एक चेनेज का जैसे एलिवेशन पता हो तो आप इजीली अगर जैसे एक्सेल सीट पर, कंप्यूटर पे इस डाटा को फीड करेंगे तो अपने आप ये एक प्रोफाइल ले लेगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल अगर पता है तो रोड फॉर्मेशन जैसे लेवल ये है। ठीक है, RFL रोड फॉर्मेशन लेवल। तो कितना मिट्टी भराई में, जैसे रोड फॉर्मेशन लेवल का हर एक चेनेज के लिए आपको RL जैसे पता है, जैसे ये 52.5 पे पहला है, ये 52.1 है, ये 52.0 है। तो रोड फॉर्मेशन लेवल का भी हर एक चेनेज पे, 0 चेनेज, 1 चेनेज, 2 चेनेज, हर एक चेनेज पे आपको जैसे कि RL पता है, चाहे आप डिसाइड कर लिए कि इसी RL पे रोड बनना है। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया, रोड जहाँ पे बनना है वो लेवल और जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है वो लेवल। तो इस दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हाइट आपको पता चल गया। ठीक है, 0 चेनेज पे क्या हाइट है ये पता चल गया। आप समझिए यहाँ पे हाइट ये पता चल गया, पहला चेनेज पे क्या हाइट है आपको ये पता चल गया। अब रोड जैसे बनना है इस तरह से, रोड बनना है। ठीक है, तो ये जो वर्क होगा इसी में मिट्टी भराई का कार्य होगा, मिट्टी यहाँ से यहाँ भरना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर बिटुमिनस बिछाना पड़ेगा, टॉप का बेयरिंग कोड बिछाना पड़ेगा, बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। तो मेजर जो वर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोर्शन में जैसे 3D व्यू है, यहाँ का हाइट पता है और इस पॉइंट ये 0 चेनेज का हाइट पता है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल और रोड फॉर्मेशन लेवल के बीच की ये हाइट पता है। और यहाँ का भी जैसे पहला चेनेज में ये रोड फॉर्मेशन लेवल ये है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस ये है। तो ये हाइट अगर पता है तो इस दोनों के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्रेपेजॉइडल एरिया बन रहा है, यहाँ पे भी ट्रेपेजॉइडल एरिया बनेगा, दोनों एरिया का मीन, जैसे एरिया 1 ये एरिया 2 डिवाइडेड बाय 2, ये मीन एरिया हो गया, यानी कि बीच वाला कहीं ना कहीं ट्रेपेजॉइडल एरिया पता चला।
ट्रेपेजॉइडल का एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट यूनिट आप लोगों को जो पढ़ना है एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, उसमें यही चीज़ सीखेंगे। तो एक हिंट दे दिए कि लेवलिंग का जो एप्लीकेशन है एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट में भी पढ़ने जा रहा है। अभी बहुत ज़्यादा सोचिए मत कि क्या किए, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसका भी यूज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप बस इतना सा समझिए लेवलिंग की मदद से हम लोग ये हाइट, डिफरेंस इन हाइट पता करते हैं। डिफरेंस इन हाइट का एप्लीकेशन क्या है, जैसे एक 0 चेंज से 1 चेंज के बीच में कितना मिट्टी भराई का वर्क होगा, कितना क्वांटिटी, कितना मीटर क्यूब मिट्टी भरना पड़ेगा, जिस पे डिपेंडेंट है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है, इसलिए मिट्टी कितना मीटर क्यूब भरना पड़ेगा और किसी एरिया में कितना रुपया पर मीटर क्यूब मिट्टी भराई का कार्य लेता है, पैसा लेता है कॉन्ट्रैक्टर, अगर वो पता हो तो हम लोग ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट पता कर सकते हैं। एक 0 से 1 चैनेज के लिए अगर कॉस्ट पता चल गया तो जितना इस तरह का चैनेज है सभी के लिए मिट्टी भराई का कार्य पता कर लेंगे, और इस पर जो भी कोर्स बिटुमिनस कोर्स है उसका भी क्वांटिटी पता करते हैं। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग आप लोगों को पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, कोर्स है, वो 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लिंक कर रहे हैं कि लेवलिंग ही हेल्प करेगा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में। तो लेवलिंग अपने आप में बहुत ब्रॉड एक टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्स में इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और ये तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे कि ये देखिए क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल है, तो क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल भी जैसे कि हो सकता है कि इस तरह का हो। ठीक है, आपको रोड इस तरह से बनाना हो, ठीक है, रोड इस तरह से बनाना हो, और क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल जो एग्जिस्टिंग अभी स्लोप में है थोड़ा, तो क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल कैसा बन रहा है, जैसे कि ये सेंटर लाइन है 5 मीटर इधर, जैसे ये सेंटर लाइन है 5 मीटर उधर, 5 मीटर इधर। ठीक है, जैसे 10 मीटर का चौड़ा का रोड है तो 5 मीटर इधर एग्जिस्टिंग ग्राउंड का लेवल क्या है, 5 मीटर राइट साइड एग्जिस्टिंग ग्राउंड का लेवल क्या है। तो ये भी लेवल पता करना एक तरह से क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल भी पता करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल भी पता करते हैं। ठीक है, जिस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में अंडुलेशन देख रहे हैं, हो सकता है कि क्रॉस सेक्शन डायरेक्शन में भी अंडुलेशन हो, उबड़ खाबड़ हो। 10 ही मीटर चौड़ा है लेकिन उसमें भी उबड़ खाबड़ हो सकता है, और उसमें भी अलग अलग आपको मिट्टी हो सकता है कि इस इंड पे थोड़ा कम मिट्टी भरना पड़े, इस इंड पे ज़्यादा। आप समझिएगा, इसी में एक तरफ हो सकता है कम मिट्टी भरना पड़े, एक तरफ ज़्यादा भरना पड़े। तो ये कब पता पड़ पाएगा, जब आप क्रॉस सेक्शन LSCS एक वर्ड होता है, नोट करके लिख लीजिएगा। जब भी आप RCD डिपार्टमेंट में जाएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन LSCS अगर जिसको नहीं आता है तो वहाँ पे सीखना पड़ जाएगा आपको फिर से, इसलिए यहाँ पे हम सिखाएंगे आप लोगों को, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में भी सिखाएंगे और लेवलिंग में भी बहुत हद तक उसका एप्लीकेशन और प्लॉट करने पता चल जाएगा। ठीक है, तो LSCS वाला वर्क जब करना हो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन वाला वर्क लेवलिंग के थ्रू ही हो पाता है। अगला जो पॉइंट है उसको देखिए, चौथा, टू प्रिपेयर ए लेआउट मैप फॉर वाटर सप्लाई सैनिटरी और ड्रेनेज स्कीम। जैसे कि आप PhD में जाएंगे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे PhD, कि आप जैसे ही सैनिटरी वाला वर्क करते हैं, चाहे कहीं भी वाटर सप्लाई का नेटवर्क बिछाते हैं, तो वाटर सप्लाई अगेंस्ट ग्रेविटी, जैसे नीचे नीचे पाइप बिछा दिए तो अगेंस्ट ग्रेविटी पाइप में फ्लो नहीं हो पाएगा। तो पाइप ऐसे जगहों पर आपको बिछाना पड़ेगा ताकि उसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड हो। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका जैसे कि वाटर का ये कंटेनर है, उस पॉइंट से नेटवर्क बिछा रहे हैं सभी जगहों पर, किसी कॉलोनी में आप दे रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा कहीं पे अप ग्रेडियंट नहीं आ जाए जिसकी वजह से पानी पहुँच ही नहीं पाए। ठीक है, या फाइनली ये जो हाइड्रोलिक आपका एनर्जी है, इसके थ्रू एक्सट्रीम इंड तक, लास्ट इंड तक पानी पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, जितना भी नेटवर्क आप बिछा रहे हैं, ठीक है, हर एक घर में पहुंचा रहे हैं फाइनली, तो ये पाइपलाइन बिछाने से पहले उस एरिया का आपको सर्वे करना पड़ेगा, लेवलिंग करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हर एक पॉइंट का एलिवेशन क्या है और किस रास्ता से होते हुए हम लोग नेटवर्क पाइप बिछाएं ताकि ईजिली पानी सभी जगहों पर पहुंचे। जैसे कि नाला ही आपको कहीं पे बनाना है, फाइनली नाला जो है किस में गिरता है, जैसे कि ओपन ड्रेनिंग सिस्टम है, जैसे डायरेक्ट रिवर में पानी गिरता है नाला का, तो आपको नाला इस तरह से बनाना पड़ेगा ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा पानी जो है अपने आप चले जाए बाहर, एग्जिट पॉइंट पे चले जाए। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एरिया का लेवलिंग करके नहीं पता, एलिवेशन नहीं पता किए होंगे अलग अलग पॉइंट का, तो क्या हो सकता है, जैसे कि नाला आप बिछाएं इस पॉइंट पर तो ईजिली फ्लो होकर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से ऊपर हो गया है। ठीक है, ये एरिया ऊपर हो गया, तो यहाँ पे जल जमाव वाला समस्या होगा, नाला का पानी हमेशा फंसा रहेगा।
तो आपको रास्ता मोड़ना पड़ेगा फाइनली किसी पॉइंट पर, जहाँ पे एग्जिट पॉइंट है, मोड़ के यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है, पानी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस आप बस पाइप बिछा दिए, नाला का फॉर्मेशन कर दिए बिना लेवलिंग किए, तो एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर, जल जमाव का जो स्थिति होता है, जो नॉर्मली हम लोग के शहरों में हमेशा देखा जाता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर है, बिना प्लानिंग किए हुए नाला बना दिया गया बस, ठीक है, बिना लेवलिंग किए हुए। अलग अलग पॉइंट का एलिवेशन क्या है, यहाँ का RL क्या है, यहाँ का RL क्या है, यहाँ का RL क्या है। अगर डाउनवर्ड RL जा रहा है हमेशा, तब तो नाला बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं पर अपवर्ड RL मिलने लगा तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ द लेवलिंग है जिसको हम लोग समझे। अगला जैसे कि पॉइंट है बेसिक डेफिनेशन, बहुत सारा छोटा छोटा बेसिक डेफिनेशन है, टेक्निकल टर्म्स है, इसको समझेंगे। पहला जो टर्म है लेवल सरफेस, इसका डेफिनेशन पढ़िए। एनी सरफेस पैरेलल टू मीन स्फेरॉइडिकल सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेड टू बी लेवल सरफेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है अर्थ का, क्योंकि हमेशा कर्वेचर ऑफ द अर्थ मुड़ते गया इस तरह से। तो इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन होगा वो लेवल लाइन कहलाएगा, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन होगा, इस तरह की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल लाइन, ठीक है। और लेवल लाइन से मिलने वाला कोई भी, जैसे ये प्लेन है 2 डायमेंशनल, जैसे ये प्लेन है, ठीक है, तो ये कैसा सरफेस कहलाएगा, ये स्फेयर ऑफ द अर्थ से पैरेलल कोई भी प्लेन अगर जाएगा 2 डायमेंशनल, तो उसको हम लोग लेवल सरफेस बोलेंगे, ठीक है, लेवल सरफेस। और लेवल सरफेस पे कोई भी लाइन किसी भी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कैसा लाइन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेवल लाइन होगा, ठीक है। क्योंकि लेवल लाइन लेवल सरफेस जो अपने आप में स्फेरोइडिकल सरफेस ऑफ द अर्थ के क्या है, पैरेलल है। तो कोई भी लाइन लेवल प्लेन में कैसा लाइन होता है, लेवल लाइन होता है, ठीक है। तो अगला डेफिनेशन जो है लेवल लाइन का ही है। एनी लाइन लाइंग ऑन द लेवल सरफेस इज कॉल्ड लेवल लाइन। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का डेफिनेशन पहले पढ़िए। एनी प्लेन टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ने से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन समझते हैं। जैसे कि ये लेवल लाइन है, अर्थ का सपोज करिए सरफेस है, किसी पॉइंट के, जैसे कि किसी पॉइंट से हम लोग कोई टेंजेंशियल कोई लाइन खींचते हैं, ये सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ मूव नहीं किया, ये किसी पॉइंट से जैसे खींचे एकदम स्ट्रेट निकल गया, ये इसके साथ कर्वेचर ऑफ द अर्थ के साथ मूव नहीं किया, ये कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन, बहुत सारा हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलाए तब जो प्लेन बन रहा है, ये कैसा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये जो लाइन गया किसी लेवल लाइन के किसी एक पॉइंट से टेंजेंशियल कोई भी लाइन अगर जाता है हॉरिजॉन्टली तो वो कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलाने के बाद जो प्लेन बनता है 2 डायमेंशनल, वो कैसा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन फिर से एक बार देखिए। एनी प्लेन टेंजेंशियल टू ए लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। लेवल सरफेस से, जैसे कि लेवल लाइन से टेंजेंशियल कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन था, सिमिलरली लेवल सरफेस से कोई भी टेंजेंशियल प्लेन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। उसके बाद नीचे है हॉरिजॉन्टल लाइन का डेफिनेशन। एनी लाइन लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई भी लाइन आप खींच लीजिए किसी भी डायरेक्शन में, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा। या सिंपली दूसरे लैंग्वेज में आप बोलिए कि लेवल लाइन से टेंजेंशियली किसी पॉइंट के अबाउट खींचा गया कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। उसके बाद है वर्टिकल लाइन। द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय प्लम बॉब इज नोन एज वर्टिकल लाइन। अब देखिए वर्टिकल लाइन का डेफिनेशन ही यही है कि जैसे ये अर्थ सरफेस है, स्फेरोइडिकल ये सरफेस है या प्लेन है, अब यहाँ से कोई प्लम बॉब हम लोग इस तरह से लटकाए तो अपने आप अलग अलग पॉइंट पे जैसे लटकाते हैं तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ की ओर ये इशारा करता है, इसका ये नॉब का ये निडल पॉइंट, ठीक है। तो ये जो लाइन होगा ये कैसा लाइन होगा, वर्टिकल लाइन होगा। जो डायरेक्शन एक फ्रीली सस्पेंडेड जो प्लम बॉब है वो शो करता है वो वर्टिकल लाइन होता है। वर्टिकल लाइन पैरेलल लाइन बिल्कुल भी नहीं है। इस पॉइंट ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। किसी दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो, और ये पॉइंटेड है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन शोन बाय द प्लम बॉब लाइन इज टर्म्ड एज वर्टिकल लाइन, ठीक है। और बहुत सारे वर्टिकल लाइन को अगर जोड़ दें आपस में तो वर्टिकल प्लेन। सिंपल सा डेफिनेशन सब है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्टिकल प्लेन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द वर्टिकल लाइन इज नोन एज वर्टिकल प्लेन। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है डेटम सरफेस, ए लेवल सरफेस
which is taken as a reference surface for the measurement of vertical distance of different point of the on the earth होना चाहिए, different point on the earth surface is known as datum surface। अब देखिए जैसे कि 0 माइल एक datum या रेफरेंस पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। 0 माइल से कोई डिस्टेंस, पटना इतनी दूरी पे है, समस्तीपुर इतनी दूरी पे है, रेफरेंस पॉइंट एक 0 माइल है जैसे, ठीक है। जैसे इंडिया के लिए जैसे हमेशा यूज़ करते हैं कि दिल्ली एक रेफरेंस पॉइंट है, दिल्ली से पटना कितने दूरी पे है, दिल्ली से मुंबई कितने दूरी पे है, तो दिल्ली पूरे इंडिया के लिए एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। कोई भी फॉरेनर आता है तो दिल्ली से ही डिस्टेंस पूछता है। उसी तरह से हाइट वाइज अगर देखा जाए, जैसे कि समुद्र का तल जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो कवर्ड है किस, समुद्र से ही। तो समुद्र का तल एक रेफरेंस पॉइंट है। तो समुद्र के तल से कोई भी हिल स्टेशन कितनी दूरी पर है, 8000 फीट पे, जैसे मसूरी है, शिमला जैसे कुछ 1000 फीट पर है, तो कितना ये एल्टीट्यूड है एक रेफरेंस पॉइंट से। वही रेफरेंस पॉइंट जो होता है क्या कहलाता है, डेटम, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड जो हम लोग सभी जगहों पर यूज़ करते हैं रेफरेंस पॉइंट, वो मीन सी लेवल ही है। ऐसा नहीं कि इंडिया वाला किसी अलग चीज़ को रेफरेंस पॉइंट मानता है, अमेरिका वाला किसी अलग चीज़ को रेफरेंस पॉइंट मानता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो, सभी जगहों पर एक ही डेटम और रेफरेंस पॉइंट हो। इसलिए समुद्र तल जो है, समुद्र तो सभी जगहों पर है ऑलमोस्ट, ठीक है, और बहुत बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है। तो समुद्र का तल जो है वो एक यूनिवर्सल डेटम है, सभी जगहों पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन लोकल लेवल पे और भी एक रेफरेंस पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि आप घर बना रहे हैं, आप अपना घर जो बनाइएगा समुद्र तल से नहीं मेज़र करिएगा कि कितना प्लिंथ लेवल हम लोग दें। जैसे कि ये प्लिंथ लेवल है, आपके सामने से जो रोड गया होगा, पक्की पीसीसी गया होगा, तो पीसीसी से मेरा जो ये प्लिंथ लेवल रहना चाहिए वो इतना हाइट पे रहना चाहिए। आप भी क्या किए, एक तरह से रेफरेंस माने किसको, पीसीसी से। पीसीसी से हमेशा घर अपना ऊपर क्यों बनाए, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ताकि कभी बारिश का पानी आए तो अगर आपका घर का लेवल नीचे रहेगा, फ्लोर लेवल अगर नीचे रहेगा रोड के लेवल से, तो बारिश का पानी, रोड का पानी आपके घर में आएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि मेरा प्लिंथ लेवल जो है नॉर्मली रोड लेवल से थोड़ा ऊपर बने, या फ्यूचर में कभी रोड पे एक आध लेयर और चढ़े, ठीक है। ये रोड ऐसे ख़राब हो गया, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद फिर से रोड बनाने आया, तो इसी के ऊपर फिर से 8 इंची ढाल देगा, फर्दर फिर 8 इंची ढाल देगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपना जो फ्लोर लेवल फिक्स करते हैं, प्लिंथ लेवल जो फिक्स करते हैं, वो इससे अच्छा खासा थोड़ा दूर हाइट पे फिक्स करते हैं, ठीक है, 1.5 फीट 2 फीट हाइट पे फिक्स करते हैं, ठीक है। तो आपने रेफरेंस क्या चुना, मीन सी लेवल से नहीं गए कि मीन सी लेवल से मेरा प्लिंथ लेवल इतना ऊंचा होना चाहिए। आप लोकल लेवल पर एक रेफरेंस पॉइंट चुने। कौन सा रेफरेंस पॉइंट, आपके सामने से जो भी रोड गया है, ठीक है, उस रोड के रेस्पेक्ट में आपका प्लिंथ लेवल इतना। तो रेफरेंस पॉइंट वहाँ भी आप ले रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो रेफरेंस पॉइंट है मीन सी लेवल को नहीं लेके एक छोटा सा रेफरेंस पॉइंट है लोकल लेवल। कहाँ से किसको रिलेट किए ये चीज़ समझिएगा। वर्ल्ड वाइड अगर बड़ा कुछ प्रोजेक्ट के लिए काम करना है तो डेटम एक अच्छा डेटम होना चाहिए। छोटा मोटा कोई अपना पर्सनल वर्क करना है तो कोई लोकल लेवल पे डेटम आप ले सकते हैं। डेटम सरफेस को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए लेवल सरफेस विच इज़ टेकन एज रेफरेंस सरफेस फॉर द मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज डेटम सरफेस, ठीक है। उसके बाद डेटम सरफेस पे और भी आएंगे, फिर फर्दर डिस्कस करेंगे कितने तरह का डेटम सरफेस होता है। उसके बाद रिड्यूस लेवल, द रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट इज इट्स हाइट रिलेटिव टू द डेटम, ठीक है। अब देखिए जैसे आरएल का बात कर रहे थे, आरएल क्या है, रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल क्या है, किसी डेटम के रेस्पेक्ट में किसी का हाइट, ठीक है, किसी डेटम के रेस्पेक्ट में किसी का वर्टिकल हाइट, उसी को बुलाता है आरएल। जैसे कि ये डेटम है मीन सी लेवल से और ये 8000 फीट जो है, इस पॉइंट का आरएल हो गया कितना, 8000 फीट, ठीक है। जैसे कि वर्टिकल डिस्टेंस है 8000 फीट, ठीक है। तो डेटम से किसी भी पॉइंट का एलिवेशन वर्टिकल डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, आरएल। इस पर्टिकुलर पॉइंट का आरएल जो है वो 8000 फीट है, ठीक है। उसके लिए डेटम हम लोग मीन सी लेवल यूज़ किए, तो ये आरएल है, रिड्यूस लेवल है, ठीक है। फिर से डेफिनेशन पढ़िए, द रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट इज इट्स हाइट रिलेटिव टू द डेटम। डेटम के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का हाइट ही क्या कहलाता है, रिड्यूस लेवल कहलाता है। उसके बाद है अगला टर्म लाइन ऑफ collimation. Line of collimation is an imaginary line passing through the intersection of the crosshair at the diaphragm and the optical center of objective glass and its collimation. It is also known as
line of sight when plumb bob tube remains in center that is telescope in horizontal position। अब ये बात क्या है इसको समझते हैं। अब देखिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसे बोलते हैं। एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास। ये ऑब्जेक्टिव ग्लास है, ये डायफ्राम है, ये आई पीस है, ठीक है। अब डायफ्राम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में बंदूक में जैसे निशाना लगाने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट रहता है, बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है मतलब वो एकदम सेंटर पे है, ठीक है। ये अपर हेयर, ये मिडिल हेयर, ये लोअर हेयर, इसका नाम है डायफ्राम के मार्किंग का, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास, इसका सेंटर और डायफ्राम का सेंटर दोनों को मिलाने वाला जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन एक कंडीशन में दोनों अलग हो जाता है। वो क्या है, जैसे कि इसको परफेक्टली ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, ये टेढ़ा तो नहीं, आगे झुका हुआ है या इस साइड झुका हुआ है, इसको चेक करने के लिए इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट रहता है जिसको हम लोग स्पिरिट लेवल बोलते हैं, जो मिस्त्री के पास भी रहता है। जैसे कि ईटा कोई भी वो हर एक कोर्स, जैसे हेडर कोर्स या स्ट्रेचर कोर्स वो दे रहा है, तो वो सीधा हमेशा कास्ट कर रहा है, यानी वो जो बिछा रहा है ब्रिक को वो सीधा बिछा रहा है, यानी हर एक कोर्स के बाद वो स्पिरिट लेवल रख के चेक करता रहता है। ईटा को रखता है, उसके ऊपर स्पिरिट लेवल रखता है कि हम सीधा ही हॉरिजॉन्टल ही पोजीशनिंग कर रहे हैं ब्रिक का, या फिर हम लोग टेढ़ा जाते जा रहे हैं, ठीक है। ये करना ज़रूरी है। तो इस तरह से स्पिरिट लेवल रहता है। इसमें ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि बॉक्स रहता है, वुडन का बॉक्स हो सकता है अगर सिंपली स्पिरिट लेवल हो, इसके साथ माउंटेड हो तो कुछ और भी वुडन के जगह मेटल का भी हो सकता है। इसके अंदर इसे पानी भरा हुआ है और थोड़ा सा एयर का बुलबुला है, थोड़ा सा, ठीक है। तो वाटर भी हो सकता है या कोई और फ्लूइड भी हो सकता है जो थोड़ा सेंसिटिव हो, हाईली विस्कस नहीं हो, विस्कोसिटी थोड़ा कम हो, ठीक है, और सेंसिटिव थोड़ा ज़्यादा हो। अगर ये सेंटर पे है तो मतलब कि अगर ये सेंटर पे, ये प्लान देख रहे हैं, अगर ये सेंटर पे है तो ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। टेलीस्कोप क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये अगर शिफ्ट होकर हवा का बुलबुला इधर चला गया, अगर इस साइड होगा तिरछा होगा तो हवा का बुलबुला ऊपर चला जाएगा, मतलब ये अप साइड क्या है, अपवर्ड साइड उठा हुआ है। अगर ये हवा का बुलबुला शिफ्ट होके इधर चला गया मतलब कि इस साइड झुका हुआ है। तो अगर ये स्पिरिट लेवल जो इसमें लगा हुआ है, इसमें एयर बबल एग्जैक्टली एट द सेंटर है, उस समय लाइन ऑफ कॉलिमेशन यानी कि इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू, इमेजिन करना है, एग्जैक्टली कोई लाइन होता नहीं अंदर में, इमेजिन करिए कोई भी ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव ग्लास का ऑप्टिकल सेंटर और डायफ्राम का जो सेंटर है, क्रॉस हेयर का जो सेंटर है, ये पॉइंट दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट होगा। कब, जब ये जो स्पिरिट लेवल का बबल ट्यूब है वो सेंटर पे रहेगा। जैसे ही इसको सपोज करिए टेढ़ा करते हैं तो ये जो एक्सिस है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास, आई पीस डायफ्राम का जो सेंटर है, अब ये लाइन ऑफ साइट है, लेकिन सेम टाइम पे अब ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन नहीं रहा, क्योंकि अब जो लेवल, ये जो एयर बबल है वो सेंटर पे नहीं है, वो शिफ्ट हो चुका है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको लाइन ऑफ साइट बोल सकते हैं, लेकिन लाइन ऑफ कॉलिमेशन नहीं बोल सकते। यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। जब ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहे, ये ऑटो लेवल का टेलीस्कोप परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहे, लेवल जो एयर बबल है वो सेंटर पे रहे, तब लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, इसको पढ़िएगा। Axis of telescope is an imaginary line passing through the optical center of object glass and optical center of eyepiece and its continuation। अब समझिए यहाँ पे कि ऑप्टिकल सेंटर, इमेजिनरी लाइन ये भी है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, और ये आई पीस, ये छोटा सा जो अरेंजमेंट है इसको आई पीस बोलते हैं, इसका सेंटर, इस दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाता है, ठीक है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या है, आई पीस का, ये छोटा सा आई पीस है, यहाँ पे डायफ्राम का अरेंजमेंट है, ठीक है। डायफ्राम इस तरह से रहता है, ये ऑब्जेक्टिव ग्लास, 3 कंपोनेंट इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो है, ऑब्जेक्टिव ग्लास, डायफ्राम, आई पीस, ठीक है। इमेजिनरी लाइन जो आई पीस के सेंटर और ऑब्जेक्टिव ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर को मिलाता हो वो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाता है। इमेजिनरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड डायफ्राम के सेंटर को मिलाता हो लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट कहलाता है, अगर ये बबल सेंटर पे होता, ठीक है। ये डेफिनेशन था। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो टर्म, टेक्निकल टर्म है वो बेंचमार्क। बेंचमार्क का पहले डेफिनेशन पढ़िए। द बेंचमार्क इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन
फॉलोइंग आर द 4 टाइप्स ऑफ बेंचमार्क। कौन कौन सा 4 टाइप्स है? जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्पररी बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। अब समझिए, जैसे कि वर्ल्ड वाइड जैसे डाटा है मीन सी लेवल, ठीक है, मीन सी लेवल, जैसे कि कोई भी सर्वे करना है तो बार बार समुद्र का सहायता लेते हुए किसी पॉइंट का तो एलिवेशन नहीं पता करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक बार कभी सर्वे किए समुद्र से, जहाँ पे समुद्र नहीं है, सपोज करिए बिहार के आसपास समुद्र नहीं है, तो क्या किए होंगे, सर्वे करते हुए जहाँ पे समुद्र है वहाँ से सर्वे करते किसी भी पॉइंट का, जैसे पटना एक पॉइंट है तो पटना में क्या किए कि समुद्र से लाए हैं, सर्वे करते पटना का हाइट समुद्र से कितना है इसको फिक्स कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, बार बार सर्वे नहीं हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर लिए, एक परमानेंटली एक जैसे आरसीसी का या पीसीसी का कोई एक हम लोग प्लेटफॉर्म बनाए, उस प्लेटफॉर्म पे लिख दिए कि समुद्र तल से इतना ऊंचाई, तो एक बेंच मार्क बना लिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी सर्वे अब करना होगा तो समुद्र नहीं जाना पड़ेगा, वो जो एक प्लेटफॉर्म है आरसीसी या पीसीसी का, इससे मदद ले लिए। समुद्र तल से इसका ऊंचाई अगर पता है, इसके रेस्पेक्ट में किसी भी प्रोजेक्ट का अगर हम लोग ऊंचाई पता कर लिए तो इनडायरेक्टली हम लोग समुद्र से क्या कर लिए, ऊंचाई पता कर लिए, ठीक है। बार बार यहाँ जाना, जो वर्ल्ड वाइड जो डाटम है वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो डाटम से किसी भी पॉइंट को हम लोग फिक्स कर लिए, वही क्या कहलाता है, बेंचमार्क। अब बेंचमार्क भी बहुत तरह का होता है, सभी जगहों पर सभी प्रोजेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि समुद्र से ऊंचाई पता करना पड़े, ठीक है। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल वर्क का या फिर बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है तो हम लोग बहुत अच्छे से रेफरेंस लाइन का मदद लेंगे, रेफरेंस पॉइंट का मदद लेंगे। अगर लोकल लेवल पर कोई माइनर प्रोजेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि समुद्र तल से ही ऊंचाई पता करें, लोकल लेवल पे जो बेंचमार्क है उसका भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट है सर्वे ऑफ इंडिया जो ये वर्क करता है, समुद्र तल से एलिवेशन को शिफ्ट करना, एलिवेशन को पता करना किसी भी पॉइंट का, ठीक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, उसको शॉर्ट में SOI, इसमें भी एप्लीकेशन जेई का बहाली होता है, असिस्टेंट इंजीनियर का बहाली होता है, इंजीनियरिंग ये मॉनिटर करने वाले डिपार्टमेंट, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होता है, मॉनिटरिंग वर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करता है, एक सभी जगहों पर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर क्या करता है, समुद्र तल से कितना ऊंचाई वो पॉइंट का है उसको फिक्स कर दिया, ठीक है, जिसको कि GTS बेंचमार्क बोलते हैं। ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे जब वो किया GTS बेंचमार्क, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगहों का सर्वे करके वो पॉइंट फिक्स कर दिया। जैसे GTS बेंचमार्क पहला पॉइंट है, उसको पढ़िए, दिस बेंचमार्क आर इस्टेब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट एट लार्ज इंटरवल एंड विथ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। बहुत ज़्यादा शुद्धता का ध्यान रखा गया होगा और सर्वे करते करते जैसे कि बहुत लार्ज इंटरवल, बहुत किलोमीटर दूर, जैसे यहाँ पर फिट किए पटना में, दूसरा हो सकता है किसी दूसरे सिटी में फिक्स कर, बहुत लार्ज इंटरवल पे, ज़रूरी नहीं कि सभी जगहों पर, क्योंकि इसको फिक्स करें, GTS स्टेशन को फिक्स करें, GTS बेंचमार्क को फिक्स करें, तो लार्ज जगहों पर मतलब लार्ज इंटरवल पर, इंपॉर्टेंट जगहों पर इसको क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। जब इंडिया पाकिस्तान एक था तब कराची में GTS बेंचमार्क था, जब दोनों बाइफर्केट हुआ तो कराची से इंडिया वाला लोग क्या किया कि GTS को अपने जगह पे दिल्ली में फिक्स किया। अब दिल्ली से जिसको ज़रूरत है, अलग अलग स्टेट का कैपिटल वहाँ पे फिक्स किया गया होगा, ठीक है। तो GTS बेंचमार्क, द बेंचमार्क आर एस्टैब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट एज लार्ज इंटरवल एंड विथ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन, शुद्धता का ध्यान रखा गया, ठीक है। देयर पोजीशन एंड एलिवेशन आर पब्लिश्ड ऑन GTS मैप्स। GTS मैप होता है, ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे, एक मैप होता है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही ये पब्लिश किया जाता है। उसमें GTS स्टेशन कहाँ कहाँ पे है इंडिया में वो पता चल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डाटम एडॉप्टेड फॉर GTS बेंचमार्क इज द मीन सी लेवल। जो स्टैंडर्ड डाटम है जिससे GTS बेंचमार्क फिक्स करते हैं वो ऑब्वियसली कौन होगा, मीन सी लेवल ही होगा। उसके बाद है परमानेंट बेंचमार्क। These benchmark are established by state PWD at closer interval between widely spaced GTS benchmark। अब देखिए जैसे अब PWD हर एक स्टेट का अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे भी PWD है जिसको CPWD बोला जाता है, ठीक है। लेकिन स्टेट लेवल पे जो PWD है उसको सिंपली PWD बोलते हैं। PWD क्या करता है कि जहाँ जहाँ सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कर दिया कि यहाँ GTS है, यहाँ कुछ किलोमीटर बाद GTS है, अब क्या किया, जहाँ पे उसको ज़रूरत है
इन बिटवीन द टू GTS स्टेशन अपना एक बेंचमार्क फिक्स कर दिया कि यहाँ से इसको कहीं ले जाना है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो 2 सर्वे स्टेशन के बीच में इन बिटवीन या जहाँ जहाँ इसको ज़रूरत लगता है कि मेरे स्टेट के लिए यहाँ पर GTS होना चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में GTS होना चाहिए, हर एक मुख्यालय में GTS होना चाहिए, ठीक है। तो वो GTS से एक बेंचमार्क, ये अब GTS नहीं कहलाएगा, ये परमानेंट बेंचमार्क कहलाएगा, ठीक है। GTS जो सर्वे ऑफ इंडिया से फिक्स करता है उसको GTS बोलते हैं। अब इस GTS स्टेशन से PWD वाला क्या किया, अपना रेफरेंस पॉइंट अपने सुविधा के लिए, अब हर एक स्टेट को अपना अपना अलग अलग काम हो सकता है। अब सर्वे ऑफ इंडिया को क्या मतलब है कि आपके स्टेट में कैसा काम होने वाला है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने एजेंसी को, PWD उसका अपना एजेंसी है, उसको ये काम सौंपा कि आप GTS जो सर्वे ऑफ इंडिया फिट किया है इसके मदद से अपने मुख्यालय में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक एक परमानेंट बेंचमार्क फिक्स कर दीजिए, ताकि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो तो उसका जो एलिवेशन निकालना हो, RL निकालना हो, उस परमानेंट बेंचमार्क के मदद से किया जा सके। बार बार GTS के पास नहीं जाना पड़े, क्योंकि इसके लिए भी जैसे काम किसी जिला में होना है, किसी छोटे से गांव में होना है, कंस्ट्रक्शन वर्क कोई पुल बनना है, पुलिया बनना है, उसके लिए अब GTS से नहीं लाना पड़े, अलग अलग मुख्यालय में इसके मदद से, इसके रेफरेंस पॉइंट से ही परमानेंट बेंचमार्क फिट कर दिया गया। अब इसका एक्यूरेसी जैसे जैसे हम लोग एक एक स्टेप्स घटते जा रहे हैं, एक्यूरेसी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, उसका शुद्धता भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस तरह से ये जो बेंचमार्क अब हुआ, अब ये GTS बेंचमार्क नहीं कहलाएगा, परमानेंट बेंचमार्क कहलाएगा। ये भी RCC या PCC का एक तरह से प्लेटफॉर्म होता है, इसको स्टेट गवर्नमेंट ही इसको सुरक्षित रखता है, उसका लोकेशन को थोड़ा सा प्राइवेसी में रखता है और मेंटेन करता रहता है, ठीक है। टूटे फूटे नहीं, कोई कैटल उसको ये नहीं कर दे, ठीक है, उसको हमेशा किसी चीज़ से ढक के या फिर उसको कवर्ड रखता है, ठीक है। ये परमानेंट बेंचमार्क। अगला है टेम्पररी बेंचमार्क। टेम्पररी बेंचमार्क क्या है, दीज आर द बेंचमार्क एस्टैब्लिश फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट द एंड ऑफ द डेज वर्क, दीज आर एस्टैब्लिश टेम्परली, हेंस कॉल्ड टेम्पररी बेंचमार्क। अब देखिए, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, कहीं से वर्क करते हुए बहुत किलोमीटर तक ऐसे सर्वे करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, शाम हो गया, करते करते शाम हो गया। अब सर्वे करते करते जैसे यहाँ का बेंचमार्क लाएँ, यहाँ का बेंचमार्क आप लाए, अब यहाँ पे शाम हो गया, अब नेक्स्ट डे फिर यहीं से काम स्टार्ट करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ किलोमीटर तक चले गए हैं, आप यहीं से काम स्टार्ट करना चाहेंगे, फिर से इस पॉइंट पे पूरा इस दिन का वर्क क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर फिर से दूसरे दिन भी यहीं से काम स्टार्ट करें तो जहाँ तक आप बढ़ चुके हैं वहाँ पे किसी तरह का पत्थर, ईंटा या कोई भी ऐसा निशानी जो इजीली नहीं मिटे, वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि इस पॉइंट का RL इतना है, आज का दिन का ख़त्म हो रहा है, तो इस पॉइंट पर इस मंदिर के चबूतरे पे एक RL लिख दिए, चाहे किसी भी तरह का कोई परमानेंट पुल पुलिया है उस पर RL लिख दिए। अब नेक्स्ट डे जो आएंगे इसी पॉइंट से फिर सर्वे करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ भी आप क्या किए, एक टेम्पररी बेसिस पर एक बेंचमार्क फिक्स किए, नेक्स्ट डे आप जब वर्क करने आएंगे इसी पॉइंट से RL लेके फिर आगे बढ़ेंगे। तो टेम्पररी बेसिस पे जब इसका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, जैसे कि काम कर रहे थे, 1-2 दिन के लिए आप काम बंद करना है किसी वजहों से, ठीक है, तो वहाँ पर एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, छोटे टाइम के लिए, छोटे इंटरवल के लिए किसी तरह का बेंचमार्क फिक्स करना ही टेम्पररी बेंचमार्क को इस्टेब्लिश करना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। दीज आर द बेंचमार्क हुज एलिवेशन आर एज्यूम्ड आर्बिट्रेरली फॉर लेवलिंग ऑफ स्मॉल एरिया। जैसे कि बताया कि आपको अपना घर बनाना है, घर बनाने के लिए आप अपना रोड है, सामने का जो रोड है PCC रोड है, उसी को एक रेफरेंस पॉइंट माने, उसी को डाटा पॉइंट माने और उससे अपना कोई भी एलिवेशन, प्लिंथ लेवल का हाइट, छत का हाइट, सीलिंग लेवल का हाइट, लिंटर लेवल का हाइट फिक्स कर रहे हैं। तो अपने से आप क्या किए, अपने आर्बिट्रेरली एक डाटम को एज्यूम किए, एक बेंचमार्क को एज्यूम किए। वो डाटम कौन सा है, आपका PCC वाला रोड, ठीक है। तो एक तरह का बेंचमार्क आप स्टैब्लिश किए। लोकल लेवल पर जो हम लोग जैसे कि वर्क करते हैं उसके लिए जो सामने का रोड है, आसपास का इलाका का कोई जैसे पुराना बिल्डिंग है कि उनका बिल्डिंग इस हाइट पर बना है तो मेरा भी बिल्डिंग का छत इसी हाइट पर रहना चाहिए, तो वो किस पॉइंट से घर बनाने स्टार्ट किए, उनका प्लिंथ लेवल किस हाइट पर था, या उनके सामने का रोड के लेवल से किस हाइट पर प्लिंथ लेवल था। तो इस तरह का जो टेम्पररी बेसिस पर या फिर लोकल लेवल पर जो एक बेंचमार्क इस्टेब्लिश करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क।